Hi everyone, welcome to EduChemy and today we are going to start a very new initiative called UPSC CSC Masterclass Program for Prelims and Mains। ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव होगा आपके लिए और ये इनिशिएटिव को हमने स्टार्ट किया है कि आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को डेली ट्रैक कर सकें और ये देख सके कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके अंदर वी विल कवर सम प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन जो काफी एग्जाम रेलिवेंट रहेगा और इसके अलावा हमारे जो मेंस इनिशिएटिव है उसमें हम लोग डेली आपको एक क्वेश्चन दिया करेंगे जिसको आपको समझना है और उसके बाद आपको उसको अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर लिखिए और जो है आप उस आंसर को सबमिट कर सकते हैं जिसको इवैल्यूएट किया जाएगा बाय आवर डेडिकेटेड मेंटर्स। अब आपको करना है क्या है कि आपको हमारा वेबसाइट विजिट करना है educhemy.com। वहां पर जाके आप इस पूरे इनिशिएटिव को फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इसके एक मेंबर बन सकते हैं और उसके बाद जितने भी फीचर्स हैं इसको आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो डू विजिट द वेबसाइट। Now today we are going to solve some prelims related question that is based on polity. So first we will read out the question for you. What you need to do is to try and attempt these questions on your own and then we will see the right answer and also the information that was required to answer that question. तो चलिए करते हैं start. The first question is which of the statements below regarding the Public Accounts Committee is or are correct? Public Accounts Committee से related कुछ statements दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से सही कौन से हैं। Now the first statement is the committee was established in accordance with the provisions of the Government of India Act 1990. The second statement is the speaker serves as the committee's ex officio chairman. The third statement is it is not permissible for a minister to be a member of the committee. You have to choose the correct option. Now कितने सही हैं इसमें से? तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं। The options are similar to what you saw in UPSC Prelims 2023. Only one, क्या एक ही स्टेटमेंट सही है? Only two of the statements are correct. All three statements are correct और none of the above statements are correct. तो जल्दी से सोच के बताइए इसका सही आंसर क्या है and then we will discuss about Public Accounts Committee. तो इसका सही आंसर है ओनली 2। इफ यूल सी द स्टेटमेंट सेकंड, द स्टेटमेंट 2 जो है द स्पीकर सर्व्स एज द कमिटीज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। इसके अलावा जो है दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलिए जानते हैं थोड़ा सा पीएससी के बारे में। तो आपको पता है पब्लिक अकाउंट्स कमिटी जो है इसको स्टैब्लिश किया जाता है एनुअली बाय पार्लियामेंट और ये क्या एग्जामिन करते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एक्सपेंडिचर एलोकेशन फ्रॉम पार्लियामेंट। आपको पता है हर साल बजट पास होता है, जो बजटरी एलोकेशन होता है क्या उसका ढंग से एक्सपेंडिचर हो रहा है, इस पे जो है नजर रखती है ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। अब ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ये क्या स्क्रूटनी करती है? तो आपको पता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होते हैं वो एनुअली जो है आपको पता है प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट देते हैं जो कि वो पार्लियामेंट में ले करते हैं, जिसमें जो गवर्नमेंट का फंक्शनिंग है, फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है, एक्सपेंडिचर्स कैसा हो रहा है, जो उसका रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट जो आप बोल सकते हैं ऑन पब्लिक अकाउंट का जो रिपोर्ट होता है, दैट इज रेड बाय दिस कमिटी। ये जो है कमिटी इसको एग्जामिन करते हैं, अच्छे से देखते हैं और जो है उसके बाद इस पे जो है कुछ नोट्स बना के देते हैं जिसमें पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है। तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट कमिटी है, मतलब आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए क्योंकि यहां पर कुछ कंफ्यूजन हो सकते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए फॉर्म्ड इन 1921 अंडर दी जीओआई एक्ट 1990। तो ये इसका जो मेंशनिंग है दैट इज प्री इंडिपेंडेंस एरा, इसका जो है आप बोल सकते हैं ओरिजिन है। और इसमें मेंबर्स कितने होते हैं? 22 मेंबर्स होते हैं, 15 इलेक्टेड बाय लोकसभा एंड 7 बाय राज्यसभा। नाउ यहां पे कुछ चीजों पर आपको जिस पे ध्यान देना है कि देखिए मेंबर्स आर इलेक्टेड हियर, नॉट नॉमिनेटेड। अगर आप देखेंगे जो डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज होते हैं पार्लियामेंट में, वहां पर जो मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, लेकिन यहां पर मेंबर्स जो है these are elected. Now 15 are elected from Lok Sabha and 7 by Rajya Sabha. Now the chairman chosen, the chairman जो होते हैं उसके वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? स्पीकर के द्वारा and he heads the committee. यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर मिनिस्टर जो है अगर वो मेंबरशिप अगर उनका जो है फॉर एग्जांपल आप समझिए कि इस कमेटी का काम क्या है? इस कमेटी का काम है कि जो गवर्नमेंट है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो ढंग से एक्सपेंडिचर कर रहे हैं कि नहीं, एक तरह से आप बोल सकते हैं ओवरसी करने का। नाउ अगर आप एक मिनिस्टर को अगर मेंबर बना देंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का तो यहाँ पर कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, इसी कारण मिनिस्टर्स का मेंबरशिप जो है वो अलाउड नहीं है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अ जज ऑफ द हाई कोर्ट इन इंडिया। हाई कोर्ट जज के बारे में क्वेश्चन है, कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है। टू मेंटेन जुडिशियल इंडिपेंडेंस द कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टैब्लिश्ड अ फिक्स्ड टेन्योर फॉर द हाई कोर्ट जजेस। द सेकंड इज अ जज टेक्स एन ओथ और अफर्मेशन बिफोर द गवर्नर ऑफ द स्टेट। थर्ड इज अ डिस्टिंग्विश्ड jurist is eligible for appointment as a high court judge. Now which of the above statements is or are correct regarding high court judge? The options given are only one statement is correct, only two statements are correct, all the three statements are correct और none of the statements are correct. तो जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा।
इसका सही आंसर है ओनली 1। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो सही स्टेटमेंट है दैट इज द जज टेक्स एन ओथ और अफर्मेशन बिफोर द गवर्नर ऑफ द स्टेट। नाउ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 बोथ आर रॉन्ग। चलिए कैसे हम लोग इसके बारे में देखते हैं। नाउ द क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटिंग अ जज टू अ हाई कोर्ट इन इंडिया आर एज फॉलोज। अगर किसी पर्सन को एज अ हाई कोर्ट जज हमें अपॉइंट करना है तो उसको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने चाहिए। सबसे पहले कि शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। नाउ एक क्राइटेरिया ये हो सकता है कि पर्सन जो है वो 10 ईयर ऑफ सर्विस एज अ जुडिशियल ऑफिसर विद इन इंडिया इज नेसेसरी। अगर एक एडवोकेट है तो उनका कितना है 10 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस इन हाई कोर्ट और सक्सेसिव हाई कोर्ट्स होना चाहिए। तो यहां पर आपको इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि अगर एक एडवोकेट है तो वो 10 साल प्रैक्टिस चाहिए उनका एक हाई कोर्ट में या सक्सेसिव हाई कोर्ट्स में हो सकता है। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई अ मिनिमम एज फॉर हाई कोर्ट जजेस एम्प्लॉयमेंट। अनलाइक द सुप्रीम कोर्ट देयर इज नो प्रोविजन फॉर अपॉइंटिंग अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट एज अ हाई कोर्ट जज। नाउ इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करें हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट में क्या है देयर इज अ थर्ड क्राइटेरिया, ठीक है, एक और जो आप बोल सकते हो ऑप्शंस दिया जाता है कि कोई अगर डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है उस केस में उनको सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया जा सकता है अगर कॉलेजियम डिसाइड करती है तो। लेकिन इन केस ऑफ हाई कोर्ट केस में वी डोंट हैव सच ऑप्शंस ऑफ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। तो यहां पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स द टेन्योर ऑफ द जज ऑफ हाई कोर्ट। टेन्योर का मतलब क्या हुआ, जैसे आपको पता है कि बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होते हैं तो उसमें टेन्योर 5 इयर्स 6 इयर्स का रहता है। यहां पर कोई टेन्योर फिक्स नहीं है। हाँ लेकिन यह है कि कैन होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 62 इयर्स एंड इन सुप्रीम कोर्ट जज द एज लिमिट इज 65 इयर्स। तो यहां पर आपको ये इंपॉर्टेंट देखना है कि ऑल्दो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इज गिवन, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है लेकिन कुछ ऐसा फिक्स्ड टेन्योर नहीं दिया हुआ है कि आपको 5 साल ही आप हाई कोर्ट के जज रहेंगे या 6 साल ही आप हाई कोर्ट के जज रहेंगे। तो इसी कारण जो फिक्स्ड टेन्योर है दैट इज रॉन्ग। नाउ द पर्सन व्हेन अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट हैज टू मेक एंड सब्सक्राइब एन ओथ बिफोर द गवर्नर ऑफ द स्टेट और सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम फॉर दिस पर्पस बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका बिल्कुल सही था। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग कमिटीज ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। नाउ यहां पे कुछ कमिटीज दिए हुए हैं जो कि रिलेटेड है इलेक्टोरल रिफॉर्म से। ऑल द कमिटीज आर रिलेटेड टू इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। नाउ यू हैव टू अरेंज दिस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है बिकॉज वी हैव नॉट सीन सच क्वेश्चन इन यूपीएससी टिल नाउ, अगर जो कि पॉलिटी में कमिटीज पर बेस्ड हो और उसमें क्रोनोलॉजी पर बेस्ड हो। लेकिन बिकॉज द क्वेश्चंस आर गेटिंग टफर ईच ईयर, तो अगर आपने किसी चीज के बारे में कुछ पढ़ रखा है, अगर आप कमिटीज के बारे में जानते हैं तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि रफली वो किस टाइम पे आए थे। तो इससे आप क्रोनोलॉजी में अरेंज कर सकते हैं। नाउ गिवन ऑप्शंस आर द फर्स्ट इज एन वोहरा कमिटी, सेकंड इज दिनेश गोस्वामी कमिटी एंड थर्ड इज विवेक वीके तनखा कमिटी जिसको कहा जाता है। तो आपको बताना है कि इन तीनों में से क्रोनोलॉजी में आपको अरेंज करना है कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया और उसके बाद कौन आया। गिवन ऑप्शंस आर 1 2 3 2 1 3 3 2 1 और 3 1। अच्छे से सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है 213। नाउ हम लोग चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो दिनेश गोस्वामी कमिटी जो था दैट वाज फॉर्म्ड इन 1990, फोकस्ड ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया, प्रपोजिंग स्टेट सपोर्ट इन काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड सजेस्टिंग अ लिमिट ऑफ कंटेस्टिंग फ्रॉम मैक्सिमम ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर कैंडिडेट्स। ये सजेशंस था। नाउ द वोहरा कमिटी जो है इसका सबमिटेड द फॉर्मर इंडियन होम सेक्रेटरी एन वोहरा जो थे इसके हेड थे इन अक्टूबर 1993, इन्वेस्टिगेटेड द इशू ऑफ क्रिमिनलाइजेशन इन इंडियन पॉलिटिक्स, एनालाइजिंग द इंटरकनेक्शन बिटवीन क्रिमिनल्स, पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स। बेसिकली क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पर बेस्ड इनका कुछ रिकमेंडेशंस था। तो यहां पर आप समझ सकते हैं दिस कमिटी जो है इनका रिपोर्ट आया था इन 1993। नाउ 2010 में बात करें तो तनखा कमिटी वाज एस्टैब्लिश्ड टू कॉम्प्रिहेंसिवली रिव्यू इलेक्शन लॉज एंड प्रपोज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो सबसे लेटेस्ट कमिटी यही था इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में। नाउ दीस कमिटीज आर सो इंपॉर्टेंट दैट यू कैन कोट देम इन मेंस आंसर आल्सो इफ अ क्वेश्चन कम्स ऑन द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में आपको बोला जाता है कि हमें इलेक्शन में कैसे सुधार करना चाहिए, हमें पार्लियामेंट में डीक्रिमिनलाइजेशन कैसे करना चाहिए पॉलिटिशियंस का, तो यू कैन कोट दीस कमिटीज। आप इन कमिटीज को कोट कर सकते हैं कि दिनेश गोस्वामी कमेटी के रिकमेंडेशन को फॉलो करना चाहिए या एन वोहरा की कमेटी के रिकमेंडेशन को फॉलो करना चाहिए। तो आप जो है ये आंसर में भी यूज कर सकते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिगार्डिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन द लोकसभा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यूनियन टेरिटरीज का जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए लोकसभा में, इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नाउ द गिवन फर्स्ट स्टेटमेंट इज या फर्स्ट ऑप्शन आप बोल सकते हैं इनेबल्स डायरेक्ट इलेक्शंस, बी इज डज नॉट इन्वॉल्व इनडायरेक्ट इलेक्शंस, सी ग्रांट्स पार्लियामेंट द अथॉरिटी टू पास लेजिस्लेशन एंड डी प्रेसिडेंट डिसाइड्स द रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा। तो यहां पर आप जो है ये यहां पर जो है द सेकंड स्टेटमेंट इज प्लीज करेक्ट, इसको है डज नॉट इन्वॉल्व डायरेक्ट इलेक्शंस। ठीक है, तो यहां पर आपको डायरेक्ट नॉट इन डायरेक्ट इलेक्शंस, डज नॉट इन्वॉल्व डायरेक्ट इलेक्शंस। तो यहां पर आपको बताना है कि इसमें जो है यूनियन टेरिटरीज का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में कैसा होना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसके बारे में क्या दिया हुआ है। तो जल्दी से सोचिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा।
तो इसका सही आंसर है ग्रांट्स पार्लियामेंट द अथॉरिटी टू पास लेजिस्लेशन। नाउ यू हैव रेड की स्टेट्स का जो है रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है लोकसभा में। क्या आपको पता है डीलिमिटेशन कमीशन बनता है एंड वो जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिफाइन करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी से यू नो देयर इज अ प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ टोटल सीट्स दैट इज डिवाइडेड अमंग स्टेट्स एंड देन व्हेन अ स्टेट गेट्स सर्टेन सीट्स देन अमंग दी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो सीट्स डिवाइड होता है। तो ये जो है इसमें प्रोपोर्शनैलिटी रहता है। नाउ दिस इज द सिस्टम ऑफ इलेक्शन, बोल सकते हैं आप, जो स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में। लेकिन यूटीज के बारे में क्लैरिटी नहीं है। तो यूटीज के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स पार्लियामेंट टू अथॉरिटी टू डिटरमाइन हाउ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम यूटीज आर सेलेक्टेड फॉर दी लोकसभा। अब इसमें आपको समझना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर दिल्ली एक यूटी है तो गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास कर रखा है जिसमें गवर्नमेंट, आप बोल सकते हैं पार्लियामेंट ने ऐसा एक्ट पास कर रखा है कि दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो इलेक्शन होगा दैट विल बी डायरेक्ट इलेक्शन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं दिया हुआ है कि यूटी से जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होकर लोकसभा आएंगे, बल्कि गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया है यूनियन टेरिटरीज डायरेक्ट इलेक्शन टू हाउस ऑफ द पीपल एक्ट 1965, जो कि अलाउइंग डायरेक्ट इलेक्शन टू चूज लोकसभा मेंबर्स फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ सकते हैं, इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि जनरली लोगों को लगता है कि लोकसभा के लिए हर जगह डायरेक्ट इलेक्शन ही है, इवन यूटीज में भी नहीं। यूटीज में कॉन्स्टिट्यूशन ने ये क्लियर किया है कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि क्या मोड ऑफ इलेक्शन होगा एंड हाउ विल दी कैंडिडेट्स विल बी इलेक्टेड टू दी लोकसभा फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज। अब आपको पता है जो राज्यसभा की बात है, राज्यसभा में जो सीट्स है वो कैसे करते हैं, आपको पता है कौन सा शेड्यूल है? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस शेड्यूल के अनुसार जो है देयर इज राज्यसभा सीट एलोकेशंस। तो ये आपको बताना है थोड़ा सा, एंड प्लीज सर्च ऑन गूगल या थोड़ा सा आप अपने टेक्स्ट बुक्स को देख कर आए। चलिए मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द सब्सिक्वेंट इज इनकम्पास्ड इन द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट 1951। रोपा जिसको हम लोग बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है रिगार्डिंग इंडियन इलेक्शंस। तो आपको बताना है कि इसमें से जो दिए हुए हैं आपको जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से कौन कौन जो है इज पार्ट और इनकम्पास्ड इन दी रोपा 1951। द फर्स्ट इज क्राइटेरिया फॉर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, सेकंड इज क्राइटेरिया फॉर वोटर्स, थर्ड enrollment of political parties, and fourth electoral transgressions. The given options are similar to what you saw in UPSC prelims 2023. The first option is only one of them is a part of ROPA 1951, only 2, only 3, or all 4 of them are a part of Representations of People Act 1951. सोचिए, दिमाग पे जोर लगाइए और इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है ओनली 3। नाउ द क्राइटेरिया फॉर वोटर्स जो है दैट इज इन रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट 1950, नॉट 1951। तो यहां पर आप देखेंगे तो क्या क्या है 1951 में, नोटिफिकेशन ऑफ जनरल इलेक्शंस, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, फ्री सप्लाई ऑफ सर्टेन मटेरियल टू कैंडिडेट्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इलेक्शंस, करप्ट प्रैक्टिसेस एंड इलेक्टोरल ऑफेंसेस। नाउ द क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर और प्रिपरेशन ऑफ, बोल सकते हैं आप, इलेक्टोरल कॉलेज कैसे बनता है, जो आपका दीज ऑल कम अंडर दी रोपा 1950। और 1951 में क्या क्या है हमने देख लिया, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये सब जो है 1951 में। देखिए आप जरूर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 51 को जरूर पढ़ के रखिए, बिकॉज आप इसको मेंस में भी यूज कर सकते हैं अगर इलेक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, और प्रीलिम्स में भी आजकल इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है एक्ट्स में अंदर जाके क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, आपको इसको सेपरेटली पढ़ना चाहिए। तो यहां पर हमने सॉल्व किया कुछ 5 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, दोज वर रिलेटेड टू प्रीलिम्स। नाउ योर मेंस में काफी कम टाइम बचा हुआ है, सो यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर ऑप्शनल एंड जीएस, जो भी लोग दे रहे हैं इस साल मेंस, और जो नहीं भी दे रहे हैं वो अभी आंसर राइटिंग कर रहे होंगे। लेकिन यू मे से स्टे इन टच विद प्रीलिम्स विद अस विद द हेल्प ऑफ दिस 5 क्वेश्चंस। ये 5 क्वेश्चंस आप डेली प्रैक्टिस करिए ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अगर आपसे कोई चीज छूटता है तो यू कैन गो बैक टू योर टेक्स्ट बुक्स या जो भी सोर्स से आप पढ़ते हैं, या इवन और इंटरनेट से आप देख सकते हैं कि वो क्या सही होगा। और इस तरह से अगर आप डेली रिवाइज करते हैं थ्रू क्वेश्चंस, तो डेफिनेटली आपको प्रीलिम्स में बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।